नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग डीएसएस के यानी डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो मतलब डिप्लोमा के एग्ज़ाम के लिए मैंने स्पेशली सेलेक्ट किए हैं। आंसर अलग से टिक नहीं किया हूं, आपको इसमें टिक लगा हुआ आंसर मैंने पहले ही इसको लगा इसलिए लिया है कि ताकि पीडीएफ बनाने में दो बार मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना। टाइम लग रहा था इसमें और स्लाइड स्लो जैसी चीज़ें नहीं थी। तो ये सेम पीडीएफ आपको लेनी हो अगर कि जो सर हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़न करने के लिए, या आप देख तो लेंगे ही यहाँ से वीडियोस, लेकिन अगर पीडीएफ आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करेंगे जहाँ वीडियो का नाम लिखा है, वहाँ से आपको एंड्रॉयड ऐप का लिंक मिलेगा। एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करके उसके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जहाँ फ्री स्टडी मटेरियल होते हैं वहाँ से आप डीएसएस के एमसीक्यू के क्वेश्चन के ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेट 1 है, सेट 1 सेट 2 ऐसे करके आता जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अच्छा, ये पूरा डीएसएस का लेक्चर यूट्यूब पे फ्री है, आप लोग उसको देखे नहीं हो तो प्लीज़ अभी भी देख लीजिए। कुछ सब्जेक्ट पेड हैं जो ऐप पर हैं तो उनको वहाँ से देख लीजिए, समय अभी भी है आपके पास। आप चाहें तो अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर उसको देख सकते हैं आप, ठीक है ना। आज हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहा है वो क्या कह रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैज बीम्स आर डिनोटेड एज, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड के जो वाइड फ्लैंज वाले बीम होते हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है। वाइड फ्लैंज वाले बीम का मतलब क्या होता है, देखिए बीम सेक्शन को अक्सर इंडियन स्टैंडर्ड और उसके आगे सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे एम बी, तो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम की बात कर रहा है ये। इसके आगे कोई चीज़ लिखी है, सपोज लिखा है 600, तो इसका मतलब ये उसकी टोटल डेप्थ को बता रहा है। एक आई सेक्शन अगर ऐसा है, एक आई सेक्शन अगर ऐसा है तो इसका जो टोटल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ है, इसका जो टोटल डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी डेप्थ जो होती है टॉप टू बॉटम, उसी डेप्थ को यहाँ पर डिनोट किया जाता है उसके नाम के सामने। अब वो ISMB का हो सकता है, ISMB की जगह ISHB हो, 600 हो, तो दोनों में क्या अंतर है। इसका जो MB है और HB है दोनों में अंतर ये होगा कि जो MB वाला होगा वो मीडियम होगा, जबकि HB वाला गहराई तो वही रहेगी लेकिन थोड़ा ऐसे भारी रहेगा, मतलब थोड़ा हो सकता है इसके फ्लैंज वगैरह मोटे हों, इस टाइप से भारी रहेगा और इसके वजह से इस हैवी हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो नाम बदलने का मतलब ये होता है दोस्त, देखिए जो लोग पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी, ध्यान से सुने, सबको आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ISHB है, MB है, उनका नाम इसलिए दिया गया है ताकि जहाँ जैसी ज़रूरत हो वहाँ वैसी बीम का प्रयोग किया जा सके, ठीक है ना। वाइड बीम का मतलब होता है वो बीम जिसका फ्लैंज काफ़ी ऐसे चौड़ा हो, इसको फ्लैंज बोलते हैं। जो ऊपर नीचे वाले हिस्से हैं उनको फ्लैंज, और जो सीधा वाला हिस्सा है, ये जो सीधा वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम लोग वेब बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि ये वेब है और ये दोनों क्या है, फ्लैंज। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिए हम लोग की कहानी क्या होती है, ठीक है। तो इसका आंसर बोला है कौन सी बीम के लिए बोला हम लोगों को, ये बोला है वाइड फ्लैंज। क्या इसमें कोई भी WB है, यानी ISWB होता है वाइड का, तो क्या कोई भी WB है, नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हम लोग का होगा, नन ऑफ दी अबव, यानी ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देखते जाइए कि क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ चैनल कंसिस्ट ऑफ, एक चैनल में, पहले चैनल क्या होता है, कोई भी इस टाइप का सेक्शन को चैनल सेक्शन कहते हैं। चैनल इस टाइप के सेक्शन को कहते हैं, ठीक है। चैनल ऐसे सेक्शन को, या इसको C सेक्शन भी बोलते हैं, चैनल। कह रहा कंसिस्ट ऑफ मतलब उसमें होता है, कह रहा कि दो वेब, इसमें वेब तो मुझे एक ही दिख रहा है, फ्लैंज जरूर दो दिख रहे हैं, तो इसमें दो वेब होते हैं, ये गलत बात है। कह रहा दो फ्लैंज, ये सही बात है, लेकिन क्या ये एकदम सही बात है, नीचे और पढ़िए, कह रहा कि दो वेब और दो फ्लैंज, ये गलत बात है। नीचे कह रहा है 1 वेब एंड 2 फ्लैंज, ये सबसे परफेक्ट आंसर है। गलत तो ऊपर वाला भी नहीं था, ये 2 फ्लैंज वाला। लेकिन कहते हैं ना कि आजकल के जो MCQs आ रहे हैं, देखिए राम और रावण में अंतर करना बहुत आसान है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन जब बात आती है कि एक एक विभीषण है और एक कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण ने भाई का साथ दिया, कुंभकर्ण ने भाई का साथ दिया, विभीषण ने सत्य का साथ दिया, दोनों अपनी जगह पर सही थे। तो आप इनमें अंतर करना जब सीख जाएंगे तो समझिए आप MCQ को खेलना सीख गए हैं, ठीक है ना।
तो ध्यान से समझने वाली बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन डी वाला है, ठीक है ना। ये यहाँ पर तो इजीली समझ में आता है, कई बार आप डिसीजन लेने में परेशान हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मैंने छांट के लिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा कि लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फॉर, कह रहा कि कनेक्शन पर लोड इसेंट्रिक नहीं होता। मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि इसेंट्रिक लोड कैसे कहते किसको। अगर कोई मेंबर इस टाइप से है, सपोज करिए कि ये मेंबर है आपका, एक कॉलम ले लेते हैं हम लोग, ये कॉलम है, ठीक है ना, ये एक कॉलम है। कॉलम का यहाँ पर एक एक्सिस बनेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये कॉलम का एक्सिस बनेगा, ये यहाँ पे, ये जो बिल्कुल बीच से ऐसे जाएगा। और अगर इसके प्लान पर कहीं पर यहाँ पे लोड लग, एक सेकंड, अगर इसके प्लान पर लोड कहीं यहाँ पे ऐसे लग जाए, इस जगह पे साइड में हट के, और उस लोड का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से ऐसे इस पर जाए, या यूँ कह लीजिए इस पर ऐसे जाए, ऐसे जाए, बात समझ में आ रही ना। तो क्या ये एक्सियल लोडिंग होगी? क्या ये लोड जो लगा है वो एक्सियल है? एक्सियल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस पर नहीं लग रहा है, एक्सिस से हट के इसको इसेंट्रिक लोडिंग कहते हैं। जब भी लोड की दिशा अक्ष से भटकती है तो वो इसेंट्रिक लोडिंग हो जाता है, ठीक है। उसके लिए हिसाब समझिए, तो ये आपको ध्यान समझना पड़ेगा इसमें। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। कह रहा कि लैप जॉइंट में, लैप जॉइंट आप लोगों ने अगर डीएसएमएस पढ़ा होगा तो देखा होगा कि एक प्लेट ऐसे थी, एक सेकंड रुकिए, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, डार्कर वन, ठीक है ना। एक प्लेट आपकी सपोज ऐसे है, दूसरी प्लेट सपोज करिए कि ऐसे है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ दोस्त, एक सेकंड रुकिए, एक प्लेट ऐसे है मान लीजिए, और दूसरी प्लेट जो है आपकी ऐसे, इस पर लोड लगा यहाँ से इस दिशा में, इस पर लोड लगा यहाँ से इस दिशा में। ये सब सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो दोनों लोड हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन, ये सब लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। ये जो दोनों लोड हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो लाइन ऑफ एक्शन है उनका, वो कुछ इस टाइप का, इसका इधर जा रहा है और इस वाले लोड का लाइन ऑफ एक्शन नीचे जा रहा है। मतलब लोड इसेंट्रिक पड़ रहा है। इसेंट्रिक का मतलब एक लोड जो है इस ऊपर ऐसे खींचा हुआ है, एक ऐसे खींचा हुआ है, यही बात ना। दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन एक्सियली नहीं है, इनके बीच में थोड़ा सा अंतर है ऊपर नीचे, ठीक है ना, एक ही एक्सिस पर नहीं है। तो लैप जॉइंट में बिल्कुल भी लोड कनेक्शन इसेंट्रिक होता है। लैप में इसेंट्रिक लोडिंग होती है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अक्ष पर काम नहीं करते, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर जॉइंट इस टाइप से हो, एक मेन प्लेट यहाँ, एक मेन प्लेट यहाँ हो, और इनके साथ में अगर कवर प्लेट ऐसे लगी हुई है, ध्यान समझिएगा, अगर एक कवर प्लेट यहाँ है, एक कवर प्लेट यहाँ है, तो ये मज़ेदार बात है, देखे होंगे कि यहाँ पे ऐसे रिवेटिंग लगी होती थी, ऐसे रिवेट, और यहाँ भी ऐसे रिवेट लगे होते थे, ठीक है ना। अगर मैं इसके ऐसे समझूँ इस चीज़ को, एक सेकंड, अगर इसको ऐसे समझिए, पूरे चीज़ों को हमने कैसे किया था, ये आपकी मेन प्लेट्स हो गई, और आपकी कवर प्लेट जो हमने लिया वो सपोज करिए कि यहाँ से ले लिया ऐसे, ठीक है ना। एक सपोर्ट यहाँ पे। अच्छा, जो लोग झटके में ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं ना, वो एक चीज़ जान लें, क्वेश्चन ज़्यादा करने से नहीं होगा, इसी एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्त। इसी एक क्वेश्चन से तुम्हारे कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक रिवेट आपने यहाँ लगा दिया, एक रिवेट आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। और अब जब लोड लगेगा इन पर, तो एक लोड सपोज करिए यहाँ लग रहा है इस पर, एक लोड लगा इस पर यहाँ पे, ठीक है ना। अब इन दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं, देखेंगे आप ध्यान से, एक ही लाइन में है। ये जो क्रिया रेखा है इनकी, वो एक ही लाइन में जाएगी, यानी लाइन ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं, क्रिया रेखा को लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ये एक ही लाइन में है। तो जब डबल कवर लगा हो और बट ज्वाइंट हो, उस केस में लोड इसेंट्रिक नहीं होता। लैप में इसेंट्रिक हुआ है। अगर इसी की जगह पर ध्यान समझिएगा, इसी की जगह पर
अगर ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, अगर इसी की जगह सिंगल कवर बट ज्वाइंट होता, सिंगल कवर का मतलब यहाँ पर एक रिवेट ऐसे लगा होता है ऐसे, और एक रिवेट लगा होता है यहाँ पे ऐसे, और इस पर लोडिंग जो है यहाँ पे ऐसे होती, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पर ऐसे। अब बताइए इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पर है, क्यों? क्योंकि देखिए असल में लोड काटेगा इस प्लेट को, अगर दोनों अलग अलग हैं तो देखिए काटेगी कवर प्लेट। तो ऐसे केसेस में भी इसेंट्रिक हुआ, क्योंकि ये भले ये सामने सामने एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन लोड असल में तो यहाँ पड़ रहा है ना इस पर, तो इस वजह से ये भी क्या हुआ आपका, इसेंट्रिक नहीं हुआ। यानी लैप जॉइंट इसेंट्रिक होता है, ये वाला भी इसेंट्रिक है, लेकिन जो बट जॉइंट में डबल है वो इसेंट्रिक नहीं था। तो ये क्या पूछा है हम लोगों से क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, ये क्वेश्चन एई के पेपर में, एई मतलब बीटेक करके जब आप एग्जाम देते हैं तब आप एई बनते हैं, ठीक है ना। तो एई के लिए एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा समझेंगे। तो नॉट इसेंट्रिक पूछा है, तो लैप में इसेंट्रिक है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट में भी इसेंट्रिक है, लेकिन डबल कवर बट ज्वाइंट में इसेंट्रिक नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, एक्सियल होता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर देखिए एफर्ट मेरा समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन को केवल आंसर नहीं बता रहा हूँ, डील करके अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए आपका 30 क्वेश्चन कहने के लिए इससे लगभग हर 30 क्वेश्चन वो है ना कि कंप्रेशन, यहाँ आपके टेंशन में इसके वेल्ड जॉइंट तक का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा, ये पूरा वेल्ड जॉइंट तक का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। और इसमें जो कोड की बात आप कर रहे हैं, तो कोड कोई भी हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन यही सब रहेंगे, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगला, ठीक है ना। और थोड़ा सा शेयर कर दो दोस्त, क्योंकि अगर एफर्ट समझ में आ रहा तो इसको शेयर करो, ठीक है ना। कह रहा कि विद द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील, कार्बन में स्टील का जब परसेंटेज बढ़ता है तो क्या होता है, मैंने ये कई बार बताया है, कई बार, कि जितना ज़्यादा स्टील का परसेंटेज बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या बढ़ेगी, ब्रिटलनेस उसमें बढ़ेगी, मतलब वो पत्थर होता जाएगा, ये जान लीजिए। कार्बन क्या करता है, उसको पत्थर का बनाने लगता है, उसके अंदर सबसे कम हो जाती है डक्टिलिटी। मतलब देखिए कुल मिला के जो लोहा जितना ही पीटने वगैरह में फैलता है, उसको खींचना आसान होता है, उसमें कार्बन का कंटेंट उतना ही कम होता है। और जैसे जैसे उसमें कार्बन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर पत्थर होने का गुण, मतलब ब्रिटलनेस आती जाएगी। अब क्रम अगर समझें चीज़ों का, क्रम का मतलब हुआ कि कौन से स्टील में, सॉरी कौन से आयरन में सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे अगर जैसे ही लोहा निकलता है ना, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है उसको समझिएगा। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है वो कौन सा होता है उसको समझिएगा। तो वो होता है आपका पहला, सबसे पहले जो कच्चा लोहा निकलता है ओर से, उसको बोलते हैं हम लोग पिग आयरन, पिग आयरन, ठीक है ना। इसके बाद इसको थोड़ा प्यूरिफाई किया जाता है, तो पिग आयरन से बनता है हम लोग का फिर कास्ट आयरन, कास्ट आयरन भी काफ़ी कार्बन होता है। फिर उसके बाद और इसको ठीक किया जाता है, तो कास्ट आयरन से बनता है फिर स्टील, कुछ चीज़ें ऐड भी की जाती हैं कार्बन की मात्रा कम करने के साथ साथ, स्टील। फिर उसके साथ और कम किया जाए कार्बन की मात्रा को, तब बन जाता है आपका, ध्यान से देखिएगा, रॉट आयरन, ठीक है ना, रॉट आयरन। ये चीज़ें इसमें बनने लगती हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि पिग आयरन, अच्छा कार्बन की मात्रा कैसे है, ये है कार्बन की मात्रा, ऊपर की तरफ कार्बन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। सबसे कम कार्बन होता है रॉट आयरन में, काफ़ी कम, मतलब 0.15% से भी कम कार्बन किसमें होता है, रॉट आयरन में। जबकि स्टील के अंदर कार्बन जो होता है वो 0.2 से लेकर के 1.5% तक होता है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मतलब इससे ज़्यादा। कास्ट आयरन में 2 से 4% तक होता है, पिग आयरन में 4% से ज़्यादा आयरन कार्बन होता है, ठीक है ना। तो कार्बन की मात्राएं कुछ इस तरह से प्रभावित कर रही हैं चीज़ों को, बात समझ में आ रही है। अब अगर इसमें सीधा सा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा है कि परसेंटेज अगर कार्बन का बढ़ाया जाए तो क्या घटता है, भैया घटने की बात बोला है इसमें, क्या चीज़ डिक्रीज होती है, डक्टिलिटी डिक्रीज होती है। क्या बढ़ जाता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, कार्बन बढ़ने से ब्रिटलनेस बढ़ेगा, डक्टिलिटी घट जाएगी, घटने वाला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड
द पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज यूजुअली। पहली बात, सब लोगों ने अगर सोम पढ़ा है तो यू ऑलरेडी नो व्हाट पॉइजन रेशियो इज। पॉइजन रेशियो का मतलब होता है, ये होता है माइनस में लैटरल अपॉन लैटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन अपॉन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यही होता है इसका हिसाब किताब, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। इसका वैल्यू स्टील के लिए 1/4 से लेकर के 1/3 तक वेरी करता है। अलग अलग स्टील के लिए पॉइजन रेशियो अलग अलग। 1/4 मतलब हुआ 0.25 और यहाँ से हुआ 0.33 के नियर अबाउट। बात समझ में आ रही ना? मतलब 0.25 से लेकर 0.33 के नियर अबाउट ये वेरी करता है। तो इस वजह से लगभग बीच की वैल्यू क्या हुई? 0.25 से 0.33 के बीच की वैल्यू क्या हुई? 3 हुआ। बाकी सारी वैल्यू देखिए लिमिट से बाहर जा रही हैं, इसलिए आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? स्टील के लिए, ठीक है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शियर स्ट्रेंथ इन डबल शियर इन रिवेटेड जॉइंट इज गिवन बाई। कह रहा है कि रिवेट जॉइंट में जो शियर स्ट्रेंथ थी डबल शियर में कितनी रहती? जब शियर में होता है तो देखिए कोई भी रिवेट जब कटती है, सपोज करिए ये कोई रिवेट है, ठीक है ना, ये कोई रिवेट है, ये समझिए दोनों तरफ से ऐसे लगा हुआ है। अगर ये पूरा यहाँ से ऐसे कटेगा पूरा, तो कटेगा तो इसका एरिया जो होता है वो होता है π/4 फाई, मतलब सैंक का स्क्वायर इंटू ये एरिया इंटू स्ट्रेस हो गया। अब ये दो जगह से कट रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? डबल शियर। अब सिंगल शियर डबल शियर क्या होता है? तो जब एक ही रिवेट दो जगह से कटती है तो उसको डबल शियर, तो इसी में दो से क्या कर देंगे हम लोग? गुणा कर देंगे, दो जगह से कटेगा तो। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 2 π/4 d² इंटू FS। कई बार 2 से 4 को काट भी दिया होता तब भी नीचे 2 हो जाता, ऊपर कुछ नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर बी ही सबसे सूटेबल आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए, रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू। आप जानते हैं कोई भी जो रिवेट होता है, ये जो रिवेट अभी अभी आपने काटा, ये रिवेट जो होता है ये या तो ऐसे कट सकता है, या तो मैंने आपको बताया था पहले कि अगर एक रिवेट ऐसे है, एक कोई रिवेट अगर ऐसे है तो ये ऐसे करके दब सकता है। दब मतलब ऐसे कुचल सकता है, कटते कटते ऐसे कुचल जाए ऐसे, तो इसको कहते हैं बियरिंग। यानी रिवेट में टेंशन नहीं आता है, रिवेट पर टेंशन नहीं आता। टेंशन किस पर आता है? जिन प्लेटों को रिवेट ने जोड़ा है, टेंशन असल में उन पर आता है, ठीक है। तो रिवेट का फेल्योर दो चीज़ों में होता है, ठीक है। पहला चीज़ क्या होता है, या तो वो कट जाए और या तो वो बियरिंग में फेल हो जाए। अब मान लीजिए एक आता है PS जो कटता है, जिसको बोलते हैं π/4 फाई स्क्वायर इंटू FS, इतने पर ये कट जाएगा। और पीबी जो होता है वो DT इंटू FB होता है, इतने पर वो कुचल जाए। ये कटने की स्ट्रेंथ आ रही है 100 और कुचलने की स्ट्रेंथ आ रही है 150। तो बताइए रिवेट फेल्योर किस पर, या रिवेट का मान, यानी ये रिवेट वास्तव में कितना झेला? अरे जब यहाँ इतना झेल सकता है दबने में, लेकिन उससे पहले ही वो क्या होगा? कट जाएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि रिवेट के अंदर कितनी शक्ति है वही उसका रिवेट मान होता है। तो दोनों में से जो कम आए वही उसका क्या होता है? रिवेट वैल्यू होता है। ये सब सारी बातें बहुत डिटेल में मैंने DSS के लेक्चर में बता रखी हैं। अब कह क्या रहा है आपसे कि रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर होगा पहला ऑप्शन। तो कह रहा है कि रिवेट वैल्यू कितना होता है? कह रहे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सीयरिंग, माने सीयर में स्ट्रेंथ। दूसरा कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। अब ये टेंशन में रिवेट होता नहीं है, ये प्लेट होती है। तो डी कह रहा है कि मिनिमम ऑफ A एंड B, यानी A और B में जो कम हो। बात समझ में आ रही ना। अगला क्वेश्चन, लग एंगल्स। लग एंगल क्या होते हैं दोस्त? एक चीज़ जान लो, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि बहुत ही सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स करके इसमें बताया जा रहा है। ध्यान से समझते जाइएगा आप चीज़ों को, ठीक है ना। लग एंगल क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, सपोज कोई ट्रस आप बनाने गए। एक ट्रस जब बनती है तो कुछ कैसे बनती है, इसको ध्यान से समझिए। एक रुकिए, मैं दूसरे कलर से देख लेता हूँ इसको। सपोज करिए मैंने रेड से कर लिया। ये एक ट्रस का टाई है। टाई मतलब समझते हैं? टाई मतलब होता है जो तनाव झेलता है। और रिवेट का जो दूसरा हिस्सा है, एक सेकेंड, रिवेट का जो बाकी मेंबर है, मान लीजिए ये गसेट प्लेट हुई रिवेट की, ये गसेट प्लेट हुआ, और इसी गसेट प्लेट पर जाके ये इस जो है राफ्टर जुड़े हुए हैं, और फिर इसी गसेट प्लेट पर जाके इस टाइप से
इस टाइप से ऐसे गसेट प्लेट पर जाके कौन जुड़ा हुआ है, दूसरे मेंबर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऐसे सपोर्ट वगैरह लगे हुए हैं, ये आपका एक ट्रस बना रहा है, ठीक है ना। इनको जब जोड़ा जाता है तो रिवेटों को ऐसे जोड़ा जाता होगा, यहाँ पे जो रिवेटों का जॉइंट होगा उनको कैसे जोड़ा जाता होगा। तो यहाँ पर रिवेट लगा, देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पॉइंट्स पर रिवेट लग गए, यहाँ भी रिवेट लग गया पॉइंट्स पर, यही तो टाई मेंबर जुड़ रहा है भाई, यहाँ पे रिवेट्स लग गए। अब हम चाहते हैं कि इतने रिवेट में ये नहीं रुकेगा, इतने रिवेट में ये नहीं रुकेगा और रिवेट लगाने पड़ेंगे, लेकिन अब जगह नहीं है, मतलब थोड़ा और आगे इधर ले जाने का जगह नहीं है। तो हम लोग कहते हैं यार कि यार एक बात बताओ, यहाँ से थोड़ा सा और आगे तो ले नहीं जा सकते हैं ऐसे आगे, क्योंकि छोटा है मेंबर, मेंबर की कुल लंबाई जो है वो इतनी ही है, यहीं से यहीं तक इतना ही लंबाई है इसकी, आगे जा नहीं सकते हैं। तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसके साथ में एक एंगल ऐसे जोड़ करके, इसके साथ में देखिए ध्यान से दोनों तरफ ये एंगल इसके साथ ऐसे जोड़ करके और इनमें ऐसे रिवेटिंग कर दी जाए, इनको आपस में भी ऐसे जोड़ा रखा जाए। ये आपस में लग एंगल का पूरा लेक्चर मैंने बना रखा है, यूट्यूब पे ही मिल जाएगा आपको, डालिएगा लग एंगल एंड टेंशन स्प्लाइस बाय अश्विनी शर्मा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स आपके लगे, यहाँ पे 3 रिवेट और जोड़ दिए, अब ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो भैया जब ज्वाइंट की लंबाई कम हो, ऐसे ये ज्वाइंट की लंबाई जो है वो क्या है, ज्वाइंट की लंबाई कम है, ठीक है ना। तो लंबा ज्वाइंट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग नहीं, इसका स्टेटमेंट बड़ा कन्फ्यूजिंग है। क्या, यहाँ पर जब अधिक लंबाई का ज्वाइंट नहीं उपलब्ध होता है तो हम लोग ज्वाइंट की इस लंबाई को कम करने के लिए लग एंगल जोड़ देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एंगल जोड़ा गया इसी एंगल को कहते हैं लग एंगल, जो कि बिना बढ़ाए हुए लंबाई को, ज्वाइंट की लंबाई बढ़ा दिया, बिना मेंबर की लंबाई बढ़ाए हुए ज्वाइंट की लंबाई को क्या किया है, बढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन देखिए कि लग एंगल्स कह रहा है कि आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, ये यूज किए जाते हैं कनेक्शन के लेंथ को कम करने के लिए। सही बात है, कनेक्शन का लेंथ क्या हुआ, कम हो गया, जबकि कनेक्शन को जितना ज़रूरत थी उतना मिल भी गया अलग एंगल की वजह से। बात समझ में आ रही ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि द रिवेट्स विच आर हीटेड एंड ड्रिवन इन द फील्ड्स आर। देखिए जो रिवेट होते हैं जो हीट कर करके यूज किए जाते हैं उनको हॉट ड्रिवन रिवेट कहते हैं। वो रिवेट जो हीट करके यूज किए जाते हैं उनको हॉट ड्रिवन कहते हैं। या दूसरा, और ये मशीन से मैनुअली भी किए जाते हैं, हाथ से या फिर मशीनों से। तो पावर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को जो कह रहा है उसमें मशीनों से इनको फिट किया जाता है, उनको हॉट ड्रिवन पावर रिवेट कहते हैं। लेकिन अगर ये हीटेड है, ड्रिवन है, लेकिन वो यूज कहाँ किया जा रहा है, फील्ड में, मतलब फील्ड में ले जाके फील्ड में ही उनको लगाया जा रहा है, तो उनको पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट कहते हैं। कई बार पावर ड्रिवन शॉप रिवेट भी होते हैं, जैसे पहला वाला ऑप्शन है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। शॉप रिवेटिंग जो होती है वो की जाती है वर्कशॉप में, जबकि फील्ड रिवेट जो है वो फील्ड में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ लेक्चर में। डायमीटर ऑफ द रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाई। अरे भाई एक बात बताइए, प्लेट में जो जब रिवेट आपने पढ़ा होगा तो सबसे मेन बात तो यही है कि जब ये प्लेट है, प्लेट में जब आप होल बनाते हैं तो होल को थोड़ा सा रिवेट से क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं। कितना बड़ा रखते हैं बताइए, कितना बड़ा इससे रखते हैं, वो कितना बड़ा रखेंगे, रिवेट का डाया जितना होगा, रिवेट का डाया जितना है उससे 1.5 mm बढ़ा लेते हैं इसको, उससे 1.5 mm क्या कर लेते हैं, उससे 1.5 mm बढ़ा लेते हैं ताकि ये हो जाए आराम से। लेकिन कब तक 1.5 mm, 25 mm तक। 25 mm के ऊपर हो गया तो फिर 2 mm बढ़ाना पड़ता है। बात समझ में आ रही ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाई, कह रहा 1 mm, 1.5 mm भी बोले, 1.5 mm फॉर रिवेट डायमीटर एक्सीडिंग 20, कह रहा है कि 25 mm से बड़े के लिए 1.5 mm बढ़ाइए। ये तो बात ये गलत है, 1.5 mm बढ़ाया जाता है वो 25 mm से नीचे नहीं बल्कि ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे के लिए। जबकि सी वाला कह रहा है कि 2 mm फॉर 2 mm फॉर रिवेट डायमीटर ओवर 25 mm। ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, मेरे लिए भी थोड़ा फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा।
When two plates are placed end to end and are joined by two cover plates, joint is known as। दो प्लेटें end to end जोड़ी जाएं और उनके दो कवर प्लेट, तो वो डबल कवर बट ज्वाइंट हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है कि वो डबल कवर बट ज्वाइंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द रिवेट कनेक्टिंग प्लेट ऑफ थिकनेस 16 mm इज गिवन बाय अनविन्स फार्मूला। अनविन का क्या फार्मूला था, ध्यान दीजिएगा। अनविन ने फार्मूला दिया। अच्छा, कई बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हैं कि अनविन का फार्मूला जो होता है वो आया कहाँ से। 6.05 अंडर रूट टी, ये रिवेट डाया का फार्मूला है। किसका? नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट बाय अनविन। भैया ये सब इम्पेरिकल फार्मूला है, अंदाज़ा लगा के सब बनाए हैं। ये सब अंदाज़ा लगा के बनाए हैं। ये फार्मूले में अगर आप लगभग, ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, मतलब ये अनुभविक फार्मूले हैं। टी एम एम अगर प्लेट की मोटाई आप इसमें रख देते हैं, जैसे 10 mm आपने यहाँ अगर रखा तो ये 19.3 mm आसपास आ जाएगा। तो ये अनुभविक फार्मूले हैं। अगर इस टी को mm में न रख के आप सेंटीमीटर में रखें तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन तब फार्मूला जो बनता है वो 1.91 अंडर रूट क्या होता है टी। ये टी सेंटीमीटर में है और रिवेट डाया भी जो इससे आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये दो फार्मूले हैं अनविन के। ये आंसर मिलीमीटर में देगा, ये आंसर सेंटीमीटर में। इसमें टी मिलीमीटर में भरना पड़ेगा, इसमें टी सेंटीमीटर में भरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो बोल रहा है अनविन के फार्मूला से कौन सा निकालने के लिए कितने mm की प्लेट है, तो आप लोग देख रहे हैं कि प्लेट जो है वो 16 mm की। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउड हुआ तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। 6.05 अंडर रूट 16, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4, तो 6.05 अंडर इंटू क्या हो जाएगा 4। अब 6 चौका 24, तो 24 के आसपास वाला आंसर जो होगा वही होगा आपका। तो 24 के आसपास एक ही आंसर खुद 24 ही है। तो 6.05 इंटू 4 करेंगे 24 mm आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा बिना कैलकुलेटर के ही। अगला जो कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। खाली स्थान है, यानी समथिंग इज द क्रूड इम्प्योर आयरन विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। मैंने बोला कि जो सबसे पहला आयरन निकाला जाता है वो पिग आयरन होता है। सबसे पहला आयरन जो निकलता है ओर से वो पिग आयरन होता है। उसके बाद अशुद्धियाँ कम करेंगे, कास्ट में चेंज होगा, फिर उसके बाद स्टील में, और फिर रॉट आयरन में। रॉट आयरन सबसे ज़्यादा इधर उधर पीटा जा सकता है, खींचा जा सकता है, उसमें डक्टिलिटी काफ़ी हाई होती है। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। किसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा है, आप बताइए। कई इस क्वेश्चन को हम पीछे ही डील कर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी होगी, रॉट आयरन की, और इन तीनों में सबसे कम किसकी होगी, पिग आयरन की। ठीक है ना। बात सुनना, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ पीछे क्लियर कर दी हैं। अगला कह रहा है क्या, रिवर्टेड ज्वाइंट कैन फेल ड्यू टू। रिवेटेड ज्वाइंट टीयरिंग ऑफ प्लेट से हो सकता है। देखिए रिवेट कहेंगे, एक चीज़ होता है रिवेट का फेल होना, रिवेट का फेल होना ये केवल सीयर में या फिर बियरिंग में फेल हो सकता है रिवेट। लेकिन जो पूरा ज्वाइंट है उस ज्वाइंट में प्लेट भी आती है, और वो ज्वाइंट जब फेल होगा तो वो सीयरिंग, आपका बियरिंग और टेंशन तीनों में फेल हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। इसलिए इसमें कह रहा है कि रिवेटेड ज्वाइंट कैन फेल ड्यू टू टीयरिंग ऑफ प्लेट, सीयरिंग ऑफ रिवेट, बियरिंग ऑफ प्लेट और रिवेट। सारा ऑप्शन क्या है, सही है। सारे ही ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। कह रहा कि द ग्रॉस डायमीटर ऑफ 14 mm डायमीटर रिवेट। कह रहा कि 14 mm डायमीटर के रिवेट का ग्रॉस डायमीटर आप जानते हैं, 14 में ले जाके आप जोड़ दीजिए कितना, 1.5 हो जाएगा 15.5। ठीक है ना। आगे करा अकॉर्डिंग टू अनविन्स फार्मूला द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर ऑफ रिवेट होल डी एंड थिकनेस ऑफ प्लेट टी। अब इसमें ये नहीं बोला है कि सेंटीमीटर है मिलीमीटर है, लेकिन ऑप्शन में नियरेस्ट ऑप्शन यही दिख रहा है। कैसे, क्योंकि अगर उसमें लें हम कि मिलीमीटर में, फार्मूले में कुछ बोला ही नहीं है, तो मिलीमीटर में होगा 6.05 अंडर रूट टी। कोई भी इसमें ऑप्शन अगल बगल भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन देखें अपना, दूसरा वाला ऑप्शन क्या कहता है, वो होता है 1.91 अंडर रूट टी। तो इसी 1.91 को हम लोग 2 लिख दें तो ये 2 अंडर रूट टी के हिसाब से सेंटीमीटर में आंसर दे देगा, और सी नंबर आपका क्या है, सही। अगला करा कि रॉट आयरन कंटेंट्स कार्बन अप टू। रॉट आयरन में जो कार्बन होता है वो कितना होता है, 0.15% तक मैक्सिमम, उससे कम ही होता है, बताए हैं पीछे अभी। आगे अगला कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, उसको कहते हैं। देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, ये एक प्लेट हुआ,
एक दूसरी प्लेट जो है इसके ऊपर ऐसे लगी है या नीचे लगी है, डजेंट मैटर। और उसके बाद अब इनमें रिवेटिंग जो की गई, रिवेटिंग ऐसे लगी यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए हमने कुछ रिवेट्स लग गए ऐसे, ठीक है ना, लग गए। तो एक चीज़ जानी, इनके बीच की दूरियां या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक रिवेट लाइन ये है ऐसे, दूसरी रिवेट लाइन आपकी ये है। इनके बीच की दूरियां जो होंगी ये, मतलब लोड की दिशा अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो दूरी मापी जाती है उसको कहते हैं हम लोग गेज, ठीक है ना, गेज कहते हैं। जबकि इस दिशा में जो दूरी मापी जाती है ये नीचे वाली, इसको बोलते हैं पिच। तो जब फार्मूला लगाते हैं तो P माइनस डी जो आप लोग करते हैं ना, वो असल में P नहीं, वही G होता है। किताबों में नहीं लिखता है इसलिए मैं भी नहीं लिखता हूँ, असल में G माइनस डी होता है, गेज में से घटाते हैं आप, ठीक है ना। तो ये किसको पूछा है हम लोग को, गेज को पूछा, ये पूछा है कि पर ये लोड की दिशा है इस दिशा में परपेंडिकुलर, इसके दोनों के बीच में दूरी क्या मतलब दूरी को क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। जबकि इस दिशा में जो दूरी होती है उसको पिच कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज 25 mm, रिवेट का डायमीटर जो है वो कितना है, 25 है। तो कह रहा कि 25 और लेस, 25 या उससे कम है तो रिवेट होल कितना होगा। अरे भैया 1.5 mm बढ़ाया जाएगा, 25 या उससे कम तक 1.5 mm बढ़ाना है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर 2 mm बढ़ाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करा कि इन अनविन्स फार्मूला डी 6/√t यूनिट्स, डी एंड टी टेकन एज, डी और टी क्या होता है, किस में लिया जाता है, तो कहेंगे तो वो मिलीमीटर में लिया जाता है। क्यों, मैंने बताया कि ये मिलीमीटर के लिए फार्मूला है, उसमें डी और टी दोनों किस में है, मिलीमीटर में। जबकि असल में डी इज इक्वल टू डायमीटर, तो 1.91/√t जो होता है उसमें दोनों ही किस में होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं। बात समझ में आ रही ना। अगला कह रहा है कि एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट्स द शार्प रिवेट्स आर स्ट्रॉन्गर, जो काम फील्ड में किया जा रहा है और वर्कशॉप में किया जाएगा, दोनों में अच्छा कौन होगा, वर्कशॉप वाला। तो एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट, फील्ड रिवेट की तुलना में जो शॉप रिवेट होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा कि द साइज ऑफ रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाई, किसी भी रिवेट की जो साइज होती है, अब कोई रिवेट मान लीजिए ऐसे है, ठीक है ना, एक रिवेट ऐसे है, दूसरा ऐसे है, दूसरा वैसे है, दोनों का ही डाया सेम ही है। तो इस केस में अगर इसका ऐसे छोटा है ये फ्लैंज और इन भाई साहब का ऐसे बड़ा है, तो ये सैंक तो दोनों के अलग, देखिए इसको बोलते हैं सैंक और इसको बोलते हैं हेड। हेड दोनों का अलग हो गया, लेकिन सैंक सेम है। तो रिवेट का जो नाम लिया जाता है किसके आधार पर रखा जाता है, उसके डायमीटर ऑफ सैंक, नीचे है जो ये है, दोनों सैंक हैं, और तो सैंक के डायमीटर पे रिवेट का डिसाइड होता है किसकी की रिवेट किस उसका है। ISHB 600 इंडिकेट्स, कह रहा है कि ISHB 600 कहीं लिखा है तो उसका टॉप फ्लैंज विड्थ 600 mm, मैंने बोला था कि ये गहराई को दिखाता है टोटल। कह रहा है कि बॉटम फ्लैंज विड्थ, तो इसमें ऑप्शन वेब थिकनेस, कह रहा है डेप्थ इज 600 mm, तो ये डेप्थ जो होती है इसकी ये 600 mm है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें नहीं, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज टेकन एज एक्चुअल लेंथ, कोई भी जब वेल्डिंग की जाती है, सपोज करिए हमने सतह ले लिया यहाँ पे, ये हमने एक सरफेस लिया यहाँ पे, और दूसरा इसके साथ में एक और हमने प्लेट ऐसे जोड़ दिया, ऐसे इस टाइप से ऐसे, और इस पर वेल्डिंग करना शुरू किया, यहाँ से ऐसे ऐसे वेल्डिंग कर दिया पूरा ऐसे। तो कितनी लंबाई तक वेल्डिंग हुई अगर जोड़ा जाए, तो ये पूरी लंबाई ऐसे वेल्डिंग हुई है, ये पूरी यहाँ पे हुई है। लेकिन ये एक्चुअल लेंथ है, इफेक्टिव कितना होगा, जितने किनारे होते हैं उतना आई इंटू साइज ऑफ वेल्ड, उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जितने किनारे होते हैं उतने साइज ऑफ वेल्ड माइनस करते हैं। तो इसका मतलब हुआ द इफेक्टिव लेंथ के लिए जो एक्चुअल लेंथ है उसमें से कुछ माइनस करेंगे, एक्चुअल में से माइनस करेंगे 2 दो किनारे हैं 2 एस, मतलब साइज ऑफ वेल्ड के बराबर इसमें माइनस करेंगे। तो दिखा रहा है कि माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड, यही वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा बी वाला। अगला कह रहा है कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टी एंड साइज ऑफ वेल्ड आर कनेक्टेड एज, आप लोग जानते हैं वेल्डिंग अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक चीज़ होता है, अगर कोई प्लेट ऐसे है यहाँ पे और दूसरी क्या है ऐसे है, तो इसका जो यहाँ से वेल्डिंग की जाती है वो कुछ ऐसे की जाती है, ऐसे पूरी,
ऐसे भरा जाता है इसको पूरा, ठीक है ना। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये इसी को कहते हैं थ्रोट थिकनेस। इसी मोटाई को कहते हैं हम लोग थ्रोट थिकनेस। बात समझ आ रही है। तो इस मोटाई को थ्रोट थिकनेस क्या कहते हैं, कि कैसे निकलता है। तो ये जो साइड साइड का ये इसको बोलते हैं वेल्ड लेग। तो इसी वेल्ड लेग में के से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। इस के की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा मत रखना, या 7.5 अगर हो तभी मुझे देखिए, अच्छा एक सेकंड। जो इनके बीच का एंगल है ना, ये एंगल जो है, जैसे सपोज करिए इनके बीच ये एंगल 90 डिग्री है। एक सेकेंड, हो क्या रहा है भाई, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल झुकने लगेगा और ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू घटने लगती है, और अगर ये एंगल ऐसे कम होके 90 से कम हो जाए तो ये वैल्यू बढ़ने लगती है। जनरल केस आपके लिए यही है, और आप इतना ही याद रखिए कि इस टी का वैल्यू यानी थ्रोट थिकनेस की वैल्यू जो होती है वो के एस होती है। उसमें के की वैल्यू, एस तो साइज ऑफ फील्ड है, के की वैल्यू जनरल केस में 0.707 होती है। जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक 0.707 यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, कह रहा है गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ जॉइंट। भैया ये जो फिगर दिया गया है उसमें ये बट जॉइंट है, लेकिन ये एक वी और डबल वी। तो सिंगल वी भी होता है लेकिन ये डबल वी है। तो ये डबल बी टाइप का बट जॉइंट है, डबल बी बट ज्वाइंट है आपका, डबल वी बट ज्वाइंट का फिगर दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। अगला कह रहा है कि फॉर ए स्टैंडर्ड 45 फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू द थ्रोट थिकनेस। रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट, फिलेट की जो साइज होती है वो कितनी होती है, वो मान लीजिए है एस। देखिए आप किसका किसका साइज पूछ रहा है, होता है एक्चुअली टी इज इक्वल टू के एस। तो किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ फिलेट टू फिलेट, साइज ऑफ फिलेट और थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस तो आपका टी है, तो आप साइज का एस है, तो ये एस बाई क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ फिल्ड एस बाई टी पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका रेशियो पूछ रहा है किसका, हम लोग को एस बाई टी का, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ये एस बाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले साइज ऑफ फिलेट यानी साइज ऑफ फिलेट टू द थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस ये हो गया, साइज ऑफ ये हो गया। तो कितना होता है, ये मान लीजिए आपका एस का वैल्यू कुछ भी हो, तो ये एस बाई टी जो होता है वो 1/k के बराबर होगा। अगर यहाँ से देखें फार्मूले से तो यही तो हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, कलर में चेंज कर लूँ। ये जो आपका हो रहा है यहाँ पे सिंपल सा, वो एस बाई टी जो होता है वो 1/k के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, देख लीजिए ये सब फार्मूला आप वेल्ड में देखे होंगे। तो 1/k क्या होता है, 1/sin45, यहाँ से चेक करिएगा। या इसको कह सकते हैं हम लोग 1/√2, या इसको कह सकते हैं, सॉरी 1/1/1/√2, इसको कह सकते हैं √2/1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका √2/1 आंसर हो जाएगा। इस पर टिक नहीं है, टिक कर लीजिएगा, √2:1 इसका आंसर होगा। कह रहा था इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए फिलेट वेल्ड इज जी। देखिए थ्रोट थिकनेस कितना होता है, अरे भाई 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, 0.7 इंटू, या के एस होता है ना, के इंटू एस, तो वही 0.7 इंटू एस यानी साइज ऑफ वेल्ड, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा मैक्सिमम साइज ऑफ ए फिलेट वेल्ड फॉर ए प्लेट स्क्वायर एज। अगर कोई प्लेट, ध्यान समझिएगा, मिनिमम मैक्सिमम क्राइटेरिया, कोई प्लेट ऐसे है यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्वायर एज है, एक दूसरी प्लेट है यहाँ पे ऐसे जुड़ी हुई है उसके साथ, ठीक है ना। इसमें जो मिनिमम साइज होती है वो तो प्लेट की मोटाई पर निर्भर करती है। मिनिमम साइज कम से कम 3 mm होनी चाहिए इसके वेल्ड की साइड। फिर उसके बाद होता है 5 mm, किसके लिए, 10 mm तक की प्लेट के लिए, कम से कम 20 mm तक के लिए, 5 mm, 32 mm तक के लिए, 6, ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन ज़्यादा, ये तो मिनिमम वाला हो गया क्राइटेरिया, ये सब मैंने बताया हुआ है लेक्चर में। लेकिन अच्छा लेक्चर देख लो, अभी समय है, बैक लग जाएगी, ध्यान से पढ़ो, डिप्लोमा का बीटेक हो जाएगा 4 साल। इसलिए यहाँ पर जो साइज रखी जाती है वो ऐसे रखी जाती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रखी जाएगी। अब इसमें मिनिमम का तो क्राइटेरिया हो गया, लेकिन जो मैक्सिमम होता है, तो अगर ऐसी प्लेट का जो एज है, एज का मतलब ये जो इसकी एज मतलब किनारा है, ये अगर ऐसे स्क्वायर टाइप का है, ठीक है ना, तो इसके लिए जो होता है वो जितना इसका प्लेट का मोटाई हो टी,
उसमें से 1.5 कम कर लीजिए, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। मतलब अगर 10 mm की प्लेट है तो 8.5 mm से ज़्यादा वेल्ड साइज नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर ये राउंडेड एज है, राउंडेड एज का मतलब होता है, राउंडेड एज का एक साथ मतलब समझिएगा कि ये प्लेट ऐसी ना हो करके इसके किनारे कैसे रहते हैं, ऐसे घूमे घूमे रहते हैं। राउंडेड एज में, राउंडेड एज में किनारे जो रहते हैं वो घूमे रहते हैं। इसके केस में टी का 3/4 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर 10 mm है तो राउंडेड एज के लिए 7.5 mm से ज़्यादा वेल्ड साइज नहीं रखी जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो ये होता है इसका। तो ये अभी जो पूछा है किस एज के लिए पूछा है, तो आप ध्यान देंगे प्लेट स्क्वायर एज के लिए पूछा है। तो स्क्वायर एज के लिए खाली 1.5 mm कम कर देते हैं, किससे, थिकनेस ऑफ प्लेट से, ठीक है ना। ये सब क्राइटेरिया कोडल प्रोविजन डीएसएस की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चन आपके लगभग 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ से वेल्ड के, और वेल्ड के नहीं मतलब पूरे डीएसएस के। और उसके बाद का जो होगा आगे का, फिर से मैं इसकी सीरीज ले आऊँगा। देखिए आगे पीछे दिन हो सकते हैं क्योंकि मेन बैच भी अभी चल रहा है, एग्ज़ाम अर्लियर हो गया, मतलब झटके में हो गया। इस वजह से दोनों को लेकर चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बस समय लग रहा है, बट हम लोग कोशिश में पूरी हैं, अच्छा होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, मेरे ऊपर ये मेहरबानी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।